चलिए आज शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हिंदी के जो है लैंग्वेज के पहले पार्ट को पढ़ते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि वर्ण विचार क्या है। ठीक है। वर्ण विचार के बारे में इसमें अपन वर्णों के बारे में, ध्वनि के बारे में और आपका जो है वर्णमाला के बारे में, स्वर और व्यंजन के बारे में। ठीक है। और जो अलग अलग जगहों से जो सघोष घोष ध्वनियाँ क्या होती हैं इनके बारे में जानेंगे। ठीक। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं, वर्ण क्या है। ठीक। वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है ये मूल ध्वनि है। वर्णों को क्या कहते हैं? मूल ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इसे अक्षर भी कहा जाता है। ठीक। इसे क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। और भाषा की ये क्या है? सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई कहने का मतलब है कि भाषा को इससे छोटा नहीं किया जा सकता है, सबसे छोटी है। और मूल ध्वनि है, मतलब यहां से अपन जो ध्वनि, व्यक्ति जो है जो ध्वनिया निकालता है वो वर्णों के माध्यम से ही इनकी ध्वनिया निकलती है। इन्हें अपन अक्षर कहते हैं। अक्षर मतलब जिसका क्षर न हो, जो और अधिक विभाजित ना हो सके, जो टूट ना सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, उसे अपन क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। ठीक। ध्वनि किसे कहते हैं भाई? तो ध्वनि जो है वो होती है बोलने के लिए, जो बोलने में जिन का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकार की आवाज जो जीभ के माध्यम से निकाली जाती है, हम उसको क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। हर जो जानवर होगा किसी न किसी ध्वनि से के माध्यम से क्या हो सकता है? वो अपनी आवाज बनाता है। चिड़िया, पेड़, आपका कोई भी जानवर, घोड़े, सभी जो है अपनी ध्वनि निकालते हैं। मानव के भी बोलने बोलने में जिन ध्वनियों का इस्तेमाल करेगा, जिन का प्रयोग करता है, वो ध्वनि कहलाती है। अच्छा, यहां ध्यान रखना है कि बोलने के लिए हमें ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है, जबकि लिखने के लिए हमें वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक। अगर लिख रहे हो आप तो वर्ण बोलेंगे हम उसे, और अगर आप बोल रहे हो तो उसे आप ध्वनि कहो। ठीक। ध्वनि का इस्तेमाल बोलने के लिए, जबकि वर्ण के इस्तेमाल लिखने के लिए होता है। ध्यान रहेगा। तो लिपि क्या है भाई? जब लिखने के लिए ध्वनि का, तो लिपि क्या है? तो लिपियों का, ये जो ध्वनि होते हैं, ध्वनियों का एक प्रतीक होगा। ध्वनियों का जो प्रतीक होगा, उस प्रतीक चिन्ह को अपन कहेंगे क्या? वर्ण या लिपि। जिस प्रतीक चिन्ह से लिखा जा रहा है, उस प्रतीक चिन्ह को अपन क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हर वर्ण को एक अलग अलग ही प्रतीक चिन्ह के माध्यम से दर्शाया जाता है, और हम उस प्रतीक चिन्ह को अपन क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। ठीक। हिंदी की जो है, हमारी भाषा जो है वो कौन है? हिंदी है। भाषा कौन है? हिंदी है। जबकि इसकी लिपि क्या है? लिपि है देवनागरी। लिपि क्या है? देवनागरी। लेखन का काम किसमें होता है? देवनागरी। जो हिंदी शब्द है, ये हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? ये हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से आई हुई है, और इसकी लिपि जो है देवनागरी है। ध्यान रहेगा। वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है भाई? तो वर्णमाला का मतलब होता है कि वर्णों का जो है, वर्णों का क्रमिक और व्यवस्थित समूह।
समूह, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, क्रमिक वर्ण समूह को अपन क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। ठीक, पूरा क से अ से लेकर ज्ञ तक का जो है वो क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। वो एक क्रमिक समूह है। वर्ण मूल ध्वनि है, अक्षर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि बोलने के जिनका प्रयोग हो ध्वनि कहलाएगी। लिपि ध्वनियों का जो प्रतीक चिन्ह होगा वो लिपि कहलाएगी। भाषा हमारी हिंदी है, लिपि हमारी देवनागरी है। वर्णमाला वर्णों का जो क्रमिक या व्यवस्थित समूह होगा हम उसे कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं उसे? वर्णमाला। अच्छा, वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या होती है 52। कितनी होती है वर्णों की कुल संख्या? 52, यानी 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52 प्रकार के वर्ण होते हैं। अ से शुरू होकर ज्ञ तक जो है वर्णों का जो समूह होगा वो वर्णमाला कहलाएगा। और इसे ही अपन कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 52 यानी 52। इसमें से जो 52 होंगे उन 52 का देख लेते हैं कि उन 52 में, यहां से देखते हैं 52 में कौन से कितने ज्यादा होते हैं। वर्ण कितने हैं? 52। 52 वर्ण में संख्या देख लेते हैं 52 है कि नहीं। इसमें से स्वर होते हैं कितने? स्वरों की संख्या है 11। ठीक, स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वरों की संख्या है। लेकिन मात्राओं की संख्या है 10। मात्राओं की संख्या कितनी है? 10। क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती, अध्वनि की या अवर्ण की कोई भी मात्रा नहीं होती है। स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 11 है, जबकि मात्राओं की संख्या कितनी है? तो वो है 10। व्यंजन, व्यंजन की संख्या है आपका 35। मतलब 33 प्लस 2। 33 जो है वो क्या है अपने पास? मूल व्यंजन है। कैसे व्यंजन है? मूल व्यंजन। जबकि आपके जो दो स्वर होते हैं, दो व्यंजन और होते हैं, वो होते हैं अयोगवाह एवं विसर्ग। अयोगवाह कहने का मतलब है ये बिंदु लगा होता है, और विसर्ग का मतलब है दो डाट लगे होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो कितने हो गए? 35 एक, 35 एक 36, 36 10 46। ठीक, संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो 11 स्वर हैं आपके, 35 व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन है 4। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। और दो आपके क्या हो गए? अयोगवाह। तो 35, 11, 2 और 4 कितने हो गए? 52 वर्णों की संख्या है। अगर स्वरों की संख्या पूछ ले किस दिशा में? लेखन की दृष्टि से। किस दृष्टि से? लेखन की दृष्टि से
स्वरों की संख्या होती है 13, क्योंकि 11 इसमें क्या होंगे, आपके स्वर, और 2 आपके हो जाएंगे अयोगवाह, यानी आहा। तो लेखन की दृष्टि से स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 13, जबकि उच्चारण की दृष्टि से इनकी संख्या कितनी है, आपकी 10। ठीक, ध्यान रहेगा। स्वर, पहला अपन पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर क्या है भाई? तो किसी किसी के बिना किसी के उच्चारण की, बिना किसी सहायता के, स्वरों का उच्चारण कैसा होता है, बिना सहायता के उच्चारण करने वाले वर्णों को, उच्चारण करने वाले वर्णों को अपन क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। बिना किसी की सहायता से अगर उच्चारण किया जा रहा है तो वैसे वर्णों को अपन क्या कह देंगे, स्वर कह देंगे। स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। संख्या मैंने बता दी, कितनी संख्या है, 11, और लेखन की दृष्टि से इसी संख्या कितनी है, 13। प्रकार अगर आप देखोगे तो 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर, प्लुत। ह्रस्व स्वर उन स्वरों को कहा जाता है जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो। दीर्घ स्वर वो समय लगता है जो ह्रस्व की तुलना में कैसा लगता है, 2 गुना समय लगता हो। और प्लुत स्वर में सर्वाधिक समय लगता हो। या अधिक समय लगता हो। हिंदी में प्लुत स्वर नहीं है, हिंदी में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही है, लेकिन फिर भी चूंकि हिंदी से आई हुई है, संस्कृत से आया हुआ है, इसलिए हम इनको प्लुत स्वर को पढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर जिनमें उच्चारण में कम समय लगता है वो कौन कौन से हैं, वो है, उनकी संख्या है 4। उनकी संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या है 4, और ये है अ, ई, उ और री। 4 जो है ह्रस्व स्वर श्रेणी में आते हैं। छोटा अ, छोटी ई और उ और री जो है ये ह्रस्व स्वरों के हैं, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वरों की संख्या जो है वो है कितनी, 7, और इनमें दुगना समय लगता है। सब बड़ा होगा, आ, ई, उ, ए, और ओ और आओ। इनकी संख्या कितनी है, 7, आ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्लुत स्वरों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, जैसे ओम, ओ, उ और म, और जैसे रा, राम। इसे अपन संस्कृत में अ पढ़ते हैं, राम ऐसा बोला गया तो उसे क्या कहेंगे अपन, प्लुत स्वर कहेंगे। ओम, ओम शब्द जो है कैसा स्वर है, प्लुत स्वर के नाम से जाना जाए। स्वरों के आधार पर है, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। वर्ण मूल ध्वनि को कहते हैं, जिसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों का इस्तेमाल लिखने में होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। बोलने में जिनका प्रयोग किया जाए वो ध्वनि है, और ये ध्वनि जो है बोलने के काम आती है। लिपि ध्वनि का जो प्रतीक चिन्ह होगा जिससे आप दर्शाओगे उन्हें अपन क्या कहेंगे, लिपि। हिंदी जो भाषा है
और उसकी लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी जो भाषा शब्द है, शब्द जो है हिंदी शब्द, वो शब्द फारसी से आया हुआ है और इसकी लिपि देवनागरी। वर्णमाला कैसे कहते हैं? तो वर्णों का क्रमिक और व्यवस्थित जो समूह होगा वर्णमाला कहलाएगा। वर्णों की संख्या होगी 52। 52 वर्णों में 11 स्वर है। व्यंजनों की संख्या 35 है, जिसमें से 33 क्या है? मूल स्वर। दो अयोगवाह है, विसर्ग और अयोगवाह और विसर्ग। संयुक्त व्यंजन है 4। लेखन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या हो जाती है 13, जिसमें 11 स्वर हैं और दो क्या है? अयोगवाह है। इसके अलावा स्वर बिना उच्चारण, बिना किसी की सहायता से अगर उच्चारण किया जाए तो स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हस्व स्वर उच्चारण में इनका कम समय लगता है, इनकी संख्या है 4: अ, ई, उ और री। ध्यान रखिएगा, री। और दीर्घ स्वर 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ओ और औ। प्लुत स्वरों में सर्वाधिक समय लगता है, जैसे ओम और राम। इन शब्दों को प्लुत स्वरों की जो आवृत्ति होती है, प्लुत स्वर जहां से आए हैं संस्कृत से आए हुए हैं, और प्लुत स्वर जो है वो हिंदी में ज्यादा प्रयोग नहीं होते। ध्यान रखना होगा। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए तो स्वरों की संख्या होती है 2। स्वरों की संख्या कितनी होती है उत्पत्ति के आधार पर? स्वरों की संख्या होगी 2। 2 स्वर होंगे। पहला स्वर होगा मूल स्वर और दूसरा स्वर होगा संधि स्वर। मूल स्वर जिनमें दूसरे स्वरों का मेल न हो, एक ही स्वर से बना हो, या दो स्वरों का इसमें मेल ना होता हो। मेल ना हो, ऐसे स्वर की संख्या है 4। अपन इनको कह सकते हैं, सभी जो हस्व स्वर हैं वो हस्व स्वर इसी में आते हैं। और हस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन से हैं? अ है, ई है, छोटा ऊ है और री है। ये 4 जो है ये मूल स्वर में आते हैं। पूछा जाता है मूल स्वर कौन कौन से हैं, तो मूल स्वरों की संख्या है 4। ठीक, ध्यान रहेगा। संधि स्वर ऐसे स्वर हैं जिनकी उत्पत्ति जो है, जो उत्पत्ति इनकी कैसे होती है? दूसरे स्वरों से होती है, दूसरे स्वरों के मिलने से होती हो। संधि का मतलब होता है जोड़। दो स्वरों के मेल से अगर कोई स्वर बनता हो तो हम इसे क्या कह सकते हैं? संधि स्वर। क्या कह सकते हैं हम इन्हें? संधि स्वर कह सकते हैं। अपन इसे क्या कहेंगे? संधि स्वर कहेंगे। संधि स्वर भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होंगे। पहला जो स्वर होगा वो कहलाएगा कौन सा? संयुक्त स्वर।
संयुक्त स्वर। और दूसरा जो कहलाएगा वो कहलाएगा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर? दीर्घ स्वर। संयुक्त स्वर की संख्या भी होती है कितनी? 4। और ये होते हैं संयुक्त स्वर, जैसे ए किससे बना हुआ है? अ और ई से बना हुआ है। ए बना हुआ है आपका आ और ए से। उसी प्रकार ओ बना हुआ है आपके अ और उ से। जबकि अ बना हुआ है आपके आ और उ से। मतलब संयुक्त स्वर में एक बड़ा स्वर है, एक छोटा स्वर भी। ठीक। संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। ए ओ और औ। ए जो है अ और ई से बना है, ए जो है आ और ए से बना है, ओ जो है अ और उ से मिलकर बना हुआ है, और अ जो है आ और उ से मिलकर बना हुआ है। संयुक्त है वो, संधि होने की वजह से संधि स्वर है और संयुक्त स्वर भी। दीर्घ स्वर ये जो है स्ववर्णों के मेल से, स्ववर्णों के मेल से बनता है। स्ववर्ण जैसे अ और अ मिलकर बनाएगा आ और आ मिलकर भी बनाएगा आ। ठीक। जैसे अ प्लस अ बनकर बनते हैं क्या? आ। ई और ई बनकर बनते हैं क्या? बड़ा ई। और उ प्लस उ बनकर बनते हैं बड़ा उ। इन्हें अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? दीर्घ स्वर। उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर होते हैं। मूल स्वरों की संख्या है 4। ये वही स्वर हैं जो हस्त स्वर कहलाते थे, अ ई उ और री। जबकि संधि स्वर, इनकी उत्पत्ति दो स्वरों के मेल से होती है। दो प्रकार के होते हैं, संयुक्त स्वर जो 4 हैं, अ और ई से मिलकर ए बनते हैं, आ और ए से मिलकर ए बनता है। जबकि उ और अ से मिलकर बनते हैं क्या? ओ। और आ और उ से मिलकर बनता है क्या? औ। ये है स्वरों का भेद। इसके बाद एक होता है अयोगवाह। अयोगवाह। इससे पहले मैं व्यंजन बताऊं, अयोगवाह को जरूर बता देता हूं। अयोगवाह ये तो न ही स्वर है और न ही व्यंजन है। अयोगवाह को पढ़ा स्वरों के जैसे जाता है, लेकिन इस्तेमाल व्यंजन के जैसे किया जाता है। यानी स्वर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उच्चारण जो है व्यंजन। इसलिए दोनों मध्यस्थ होते हैं। आपका स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी जो है अयोगवाह कहलाते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग होता है। दोनों में इसका क्या होगा? प्रयोग होगा। ठीक। ये चलते हैं स्वरों के सहारे। ये कैसे चलते हैं? स्वर के सहारे। स्वर के सहारे ही क्या करते हैं? ये चलते हैं। मतलब इनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। जैसे अंगूर, अ के बाद अंगूर, ये किस में लगा हुआ है? अ में लगा हुआ है। तो ये क्या है? स्वर में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। और जैसे एक है रंग, रंग में व्यंजन है, इसलिए इसमें व्यंजन की तरह इस्तेमाल किया गया है। ठीक। तो स्वर और व्यंजन दोनों में अयोगवा का प्रयोग होता आया है। ठीक। और ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी, ध्यान रहेगा। फिर है आपके व्यंजन।
व्यंजन, व्यंजन को जो है वो स्वरों की सहायता से इसका उच्चारण होता है। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण हो तो समझ लीजिए वो क्या है? व्यंजन है। बिना स्वरों के उच्चारण है। और स्वरों में समानता, अ वर्ण का मेल हर वर्ण में पाया जाएगा। हर व्यंजन के अर्थ में अवर्ण का पाया ही जाता है। अवर्ण उसमें क्या होगा? प्राप्त ही होता है। जैसे मान लीजिए एक व्यंजन है क, तो इसका मतलब है इसमें क भी जुड़ा हुआ है और अ भी जुड़ा हुआ है। ख, ख में आपका क्या जुड़ा हुआ है? ख और अ। अगर इस क से अ को हटा दिया जाए तो इसमें हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हलन का प्रयोग कर दिया जाएगा, तो ये मान लिया जाएगा कि शुद्ध व्यंजन है, उसमें अ का प्रयोग नहीं किया गया है। व्यंजन को भी आप कई भागों में बांट सकते हो। पहला है स्पर्श व्यंजन। कैसा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25 और ये 5 वर्गों में बटा हुआ है। कितने वर्गों में बटा है? 5 वर्गों में बटा है। 5 वर्गों जैसे क वर्ग, ख वर्ग और ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। मतलब क ख ग घ अंगा, सॉरी, क ख ग घ अंगा, इसके बाद च आ जाएगा। च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध ना प प प ब म। ये 5 वर्गों में बटा हुआ है। इन्हें अपन अलग अलग वर्ग के रूप में जाते हैं। क वर्ग को अपन कहते हैं कंठ ध्वनि, क्योंकि ये कंठ से उत्पन्न होती है इसलिए अपन बोलते हैं इसको कंठ ध्वनि। च वर्ग को अपन बोलते हैं तालव्य ध्वनि, तालव्य ध्वनि, क्योंकि ये तालु की मदद से इनका प्रयोग होता है। ट वर्ग को कहा जाता है मूर्धन्य ध्वनि। मूर्धन्य कहां पर को होता है? जहां पर तालु समाप्त होता है और अगला वाला दांत प्रारंभ होता है। त वर्ग जो है उसे दंत ध्वनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंत ध्वनि। और प वर्ग जो है वो ओष्ठ ध्वनि है, क्योंकि ओठ का इस्तेमाल किया जाता है। क वर्ग को कंठ ध्वनि, क ख ग घ, कंठ से निकलते हैं आवाज। च तालव्य ध्वनि, ट वर्ग मूर्धन्य ध्वनि, त वर्ग जो है दंत ध्वनि और प वर्ग ओष्ठ ध्वनि कहलाता है। इनकी संख्या कितनी है? 25। इनकी संख्या कितनी है? 25। दूसरा इसका व्यंजन का प्रकार है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 संख्या है। ये कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करती। ये जो है कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करती। और ये है कौन? यर लव। यर लव। इन्हें अपन अर्ध स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? अर्ध स्वरों की भी के नाम से भी इनको जाना जाता है ये व्यंजन, लेकिन हम कहते हैं अर्ध स्वर। इसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या है 4। कहीं भी गले में, तालु में, मूर्धन्य में, ओष्ठ में कहीं भी पूर्ण रूप से ये क्या नहीं होते हैं? स्पर्श
नहीं करते हैं। तीसरा जो प्रकार है इसका वो होता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिनके बोलने से गर्म हवा बाहर निकलती हो। इनकी भी संख्या है 4। इनकी संख्या कितनी है? 4। वो कौन कौन सी हैं? श, श और शह। गर्म हवा बाहर निकलता है इसलिए ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इसके अलावा चौथा जो है उसे कहा जाता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन। द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन, इनकी संख्या है 2। ये है कौन कौन से? ड और ढ। ड डमरू वाला और ढ ढक्कन वाला। इनके बारे में ध्यान रखना है कि ये कभी भी किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, प्रारंभ में नहीं होते हैं। ठीक, किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होंगे। और अंत में है आपका, यहां लिख देता हूं मैं अंत में, संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या है 4। जैसे छतरी वाला, ये बनता है क और श से। दूसरा होता है त्र, ये बनता है त और र से। और तीसरा होता है ज्ञ, सॉरी स्र पहले कर लेते हैं, स्र, ये बनता है स और र से। और चौथा है ज्ञ, ये बनता है ज और आपका इया से। इसे अपन कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक, ध्यान रहेगा, क्या क्या ध्यान रहेगा कि उत्पत्ति के आधार पर, फिर से रिवाइज कीजिए, उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के हो। एक होगा मूल स्वर और दूसरा होगा संधि स्वर। संधि मतलब जुड़ा हुआ स्वर। मूल स्वर उन स्वरों को कहते हैं जो हस्व स्वर हैं, अ, ई, उ और री। जबकि संधि स्वर 2 शब्दों से दूसरों शब्दों को मिलकर बनते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो कौन सा कहलाता है? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे ए, ओ और औ, इनकी भी संख्या है 4। दीर्घ स्वर, ये स्व वर्णों के, अपने ही वर्णों के मेल से बनते हैं। जैसे अ से आ, ई और ई से बड़ा ई, और उ और उ से बड़ा उ। अयोगवा किसे कहते हैं? ये तो न स्वर है और न ही व्यंजन है। स्वर से, स्वर के साथ और व्यंजन के पहले इनका प्रयोग होता है। ये स्वरों के सहारे चलते हैं। जैसे अंगूर अ के साथ लगा हुआ है, रंग ये व्यंजन के साथ भी चलते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। और जैसे इनमें अव्यंजन जुड़ा होता है, अवर्ण जुड़ा होता है। जैसे क जो एक व्यंजन है, उसमें अगर अ को अलग करना पड़ेगा तो क में हलंत लगाना पड़ेगा, तब वो अ हो सकता है। ख में ख और स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, 5 वर्गों में बटा हुआ है। क वर्ग जिसे कंठ ध्वनि कहते हैं, च वर्ग जिसे तालव्य ध्वनि कहते हैं, ट वर्ग जिसे मूर्धन्य ध्वनि कहते हैं, त वर्ग जिसे दंत ध्वनि कहते हैं, और प वर्ग जिसे ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ये कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। जैसे यरा लवा, इन्हें आपका अर्ध स्वर के रूप में भी जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श श श ह, इनकी भी संख्या 4 है।
गर्म हवा बाहर निकलती है। दुगुड़ या उत्क्षिप्त व्यंजन दो होते हैं, ड और ढ। इनका शब्द के प्रारंभ में कोई प्रयोग नहीं होता है। संयुक्त व्यंजन भी है चार, जैसे छ, त्र, स्र और ज्ञ। छ जो है क और श से बनता है, त्र जो है त और र से, स्र जो है श और र से, ज्ञ जो है ज और इ से मिलकर बनता है। यहां से सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक, ध्यान रहेगा, समझ में आ रहा है? अगला जो है अपन पढ़ते हैं अनुनासिक, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं भाई? तो अनुनासिक का मतलब होता है, इसकी संख्या होती है 5। इसकी संख्या क्या होती है? 5। इसे पंचाक्षरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर। ये हर वर्ण के जो 25 वर्ग हमने देखे, उनके अंत में जो पांचवा अक्षर होगा, वो पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाएगा। और इनका उपयोग नासिका से किया जाता है, इनका जो उच्चारण नासिका से किया जाता है, इसे अनुनासिक कहा जाता है। और यह पंचमाक्षर भी कहा जाता है। इनकी संख्या है जैसे ड, इया, अड़, न और म। इनकी संख्या कितनी है? 5। ये जो है अपने वर्ग के व्यंजन से, अपने वर्ग के व्यंजन से हल से जुड़ते हैं, लेकिन जब जुड़ जाते हैं तो अनुस्वार हो जाते हैं। अपने वर्ग से व्यंजन यानी हल से जुड़ते हैं और जुड़ते हैं और क्या बन जाते हैं? तो अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार। जैसे बनता है, ये है अड़ंक। अब ये क वर्ग का है, ये अंग है, तो क वर्ग के साथ जब अंग आएगा, मतलब क वर्ग में ही पांचवा अक्षर क्या है? क वर्ग का पांचवा अक्षर ही क्या है? अंग है। तो ये जब बनेगा, तब ये बनेगा कैसा? अंक। क वर्ग के का पंचमाक्षर अगर आ जाए तो वो क्या बन जाएगा? अनुनासिक में बदल जाता है। जैसे पंख, तब ये क्या बन जाएगा? पंख। इसी प्रकार से जैसे प, इया और च, जब ऐसा जुड़ा हुआ हो तो ये जो है च वर्ग, च छ ज इया, पांचवा अक्षर इया है। च वर्ग का पांचवा अक्षर क्या होता है? इया होता है। तो ये बन जाएगा पंच, अनुनासिक हो जाएगा। उसी प्रकार ऐसे भी लिखा जाता है घंटा। ट ड ड अड़ा होता है, ये अड़ा आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? घंटा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिखा जाता है जैसे पंत, तो तथ द न आया, तो यहां पर कैसे लिखा जा सकता है? पंत। ऐसे भी लिखा जा सकता है। अगर दो पंचमाक्षर, ध्यान रखना होगा आपको कि अगर दो पंचमाक्षर लगातार आ जाए, पंचमाक्षर जो है क्या आ जाए? लगातार आ जाए,
लगातार आ जाएं तो वो कैसे रहेंगे, अपने मूल रूप में ही रहेंगे। दो पंचमाक्षर लगातार अगर आ जाते हैं तो अपने कैसे रहेंगे, मूल रूप में रहेंगे। कैसे मूल रूप में रहेंगे देखिएगा, जैसे एक है निम्न, क्या लिखते हैं अपन, निम्न। यहां पर मां भी पंचमाक्षर है और न भी पंचमाक्षर है, तो इसका अनुनासिक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, निम्न लिखना सही रहेगा। जन्म, जो जन्म शब्द है उसमें भी पांचवा अक्षर न है और पांचवा अक्षर म है, ये भी ऐसे ही लिखना सही रहेगा, फिर उसका अनुनासिक नहीं हो सकता है। एक और शब्द है मरम्मत। दो म जो है दोनों पंचमाक्षर है, तो ऐसे ही लिखा जाएगा, उसका अनुस्वार या अनुनासिक नहीं होगा, ध्यान रहेगा। जनरली समानता अगर देखा जाए, कैसा उपसर्ग लगा हुआ है, सम उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग कैसा हो, सम उपसर्ग हो। अगर किसी संधि में सम उपसर्ग लगा, उपसर्ग मतलब जो शब्द के पहले लगते हैं, अगर सम उपसर्ग लगा हुआ है तो उसका क्या हो जाता है, म के बदले हमेशा, इसके बदले म के बदले, इस म के बदले हमेशा क्या हो जाएगा, अनुनासिक हो जाएगा। जैसे सम धन यम, इसका क्या हो जाता है, ये म लिखा हुआ है तो हमेशा कैसे हो जाएगा, संयम, संयम, क्या लिखाएगा, संयम। और शब्द कैसे है, संरक्षण। और शब्द कैसा है सम उपसर्ग वाला, संताप, ये अनुनासिक में बदल जाए। ठीक, वर्णों को आपका घोष और सघोष में बांटा क्या है, घोष में और सघोष में बांटा जाता है। अब घोष और सघोष क्या होगा, घोष जो है, घोष शब्द स्वर्ण उसे कहेंगे अपन जो किसी भी वर्ग में या किसी भी आपका व्यंजन में कौन से वर्ग का हो, तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा हो। मतलब जैसे क, ख, ग, घ और अंगा लिखा, तो इसमें घोष कौन कौन से हैं, अंगा घोष है, ये तीनों क्या है, घोष। ग, घ और अंग ये कैसे वर्ण कहलाएंगे, कैसे व्यंजन कहलाएंगे, घोष वर्ण कहलाएंगे। ऐसे ही हर वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा घोष वर्ण कहलाएगा। अब घोष में और कौन होते हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा तो घोष होंगे ही होंगे, सभी के सभी 11 स्वर आपके क्या कहलाएंगे, घोष कहलाएंगे। इसके अलावा जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ जो व्यंजन है वो कौन कौन से हैं, य, र, ल और व, ये भी क्या कहलाएंगे, घोष ही कहलाएंगे। और इसके अलावा एक और है ह, ये भी क्या कहलाएगा, घोष कहलाएगा। तो घोष की संख्या कितनी हो गई, 5, 5 या 15, 15 वर्ण यहां घोष हो गए, 11 स्वर घोष हो गए, 4 अंतस्थ घोष हो गए और एक ह घोष हो गया। तो 5, 5 एक 6 और 6, 6 5 11 और 11 और 20 कितने हो गए, 31। घोष की संख्या कितनी है, 31 है। सघोष, सघोष किसे कहते हैं, तो हर वर्ण का जो शेष बचा, ये क और ख जो बचे, हर
वर्ग का पहला और दूसरा, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे। ये 5 वर्ग हैं, 10 जो है क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे, सॉरी अघोष। इसे सघोष भी कहते हैं या घोष भी कहते हैं, इसे अघोष कहते हैं। इसके अलावा यहां पर जो है ये 3 जो है श, श और श, ये 3 जो है ये भी क्या है, घोष हैं, जो ऊष्म व्यंजन है। एक ऊष्म व्यंजन ह घोष है, बाकी शेष ऊष्म व्यंजन के क्या हो जाते हैं, अघोष है। ठीक, ध्यान रहेगा। इसके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण। कैसे प्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ये भी पूछा जाता है। अल्प प्राण जो होते हैं वो जो वर्ण होंगे वो कैसे होंगे, विषम संख्या वाले। विषम संख्या मतलब हर वर्ण का पहला वाला, तीसरा वाला और अपना पांचवा, हर वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे क, ख, ग, घ और अंगा है, तो ये पहला यानी क जो है अल्प प्राण है, तीसरा यानी ग जो है अल्प प्राण है, और पांचवा मतलब अंगा जो है वो अल्प प्राण है। तो कुल मिला के विषम संख्या वाले क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण में इनके अलावा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ जो होते हैं य, र, ल, व, यानी इनकी संख्या 4 है, ये भी क्या कहलाएंगे, 4 जो है। तो 15 4 19 संख्या कितनी हो गई, अल्प प्राणों की। 19 संख्या कितनी हो गई, अल्प प्राण की। अब शेष बचे महाप्राण। महाप्राण जो है अब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, तो यहां बचेगा कौन, सेकेंड और फोर्थ जो होगा वो महाप्राण कहलाएगा। इसके अलावा उष्म व्यंजन में आपका कौन कौन है, श, श, चारों श और ह जो है ये क्या कहलाएंगे, महाप्राण, मतलब ये 4 हो जाएंगे। तो 10 4 महाप्राणों की संख्या कितनी हो गई, 14 हो गई। ठीक, क्या क्या ध्यान रखना है, पंचमाक्षर, हर वर्ण का पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाएगा, इनकी संख्या है 5। अंग, इया, अड़, न और म अपने वर्ग का व्यंजन का जो है वो जुड़ते हैं लोग अनुस्वार से, जैसे अंक, पंख है ना, मंच, पंच, घंटा, पंथ। 2 पंचमाक्षर अगर लगातार आ जाएं तो वो मूल रूप में लिखे जाएंगे, उन पंचाक्षरों को वैसे ही लिखना है जैसे वो लिखे जाते हैं। सब उपसर्ग के साथ जितने भी पंचमाक्षर आएंगे उनके साथ बिंदी जरूर लगेगा, म का अनुस्वार हो ही जाएगा। घोष, सघोष या घोष, हर वर्ण को तीसरा, चौथा और पांचवा को कहा जाता है। जैसे सभी स्वरों को घोष या सघोष कहा जाता है। अंतस्थ में यरलवा को कहा जाता है और ह को घोष कहा जाता है। इनकी संख्या है, सघोष की संख्या है 31। अघोष हर वर्ण का पहला और दूसरा, और श, श, ह 3 व्यंजन इसके बचे, ह तो कहां चला गया, घोष में, तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 10। अल्प प्राण विषम संख्या वाले शब्दों कहा जाता है, पहला, तीसरा और पांचवा। क, ग और ग, अंग, ये पांचवें वर्ण होंगे। इसके अलावा अंतस्थ यर लव को भी क्या कहते हैं अपन, आपका अल्प प्राण। इनकी संख्या है 19। महाप्राण, महाप्राण जो सेकंड और फोर्थ को कहते हैं, और उष्ण व्यंजन, चारों उष्ण व्यंजन श, 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 ह, ये कहलाएंगे, इनकी संख्या हो जाएगी 14। ठीक, यहां से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से रखना है। अब एक लास्ट चीज,
कौन सा व्यंजन किस वर्ग में आता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कंठ ध्वनि में कौन आएगा, जो मैंने बता चुका है आपको। कंठ से जो है कौन कौन निकलते हैं, कंठ से निकलने में आने वाले लोग हैं, एक तो क वर्ग है। क वर्ग में मतलब कौन कौन आ जाएंगे, क, ख, ग और घ और अंगा। क वर्ग के अलावा अ और अ शब्द आएगा और आ शब्द आएगा। इसके अलावा ह भी कंठ ध्वनि, ह भी क्या है, कंठ ध्वनि है। इसके अलावा सारे विसर्ग वो भी कैसे है, कंठ ध्वनि। क वर्ग में क ख ग घ अंगा, अ आ ह और विसर्ग। कंठ ध्वनि में संख्या कितनी हो गई, 5, 6, 7, 8 और एक 9। कंठ ध्वनियों की संख्या है 9। तालु, तालु ध्वनि कितनी है, तो तालु ध्वनि में मैं बता चुका हूं। च वर्ग जो है, च वर्ग आएगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ और इया आएंगे। च वर्ग के अलावा तालु से जो बोले जाने वाले व्यंजन हैं, उनमें कौन कौन से हैं, स्वर का ई और बड़ा ई। इसके अलावा य शब्द और श शब्द भी जो है किससे बोला जाएगा, ये यश, ये कंठ से ताली से बोले जाने वाली ध्वनि है। मूर्धा, मूर्धा कहां पर बोलते हैं, दांत जो अगला वाला दांत शुरू होता है और तालु के बीच में, तालु खत्म दांत शुरू, नीचे नहीं ऊपर, इसे मूर्धा कहा जाता है। इसमें आता है एक तो ट वर्ग सभी आएगा। ट वर्ग में जैसे ट, ठ, ड, ढ और अड़। ट वर्ग के अलावा इसमें आएगा री और आएगा र और श। मूर्धा के अलावा दंत वर्ग में, यानी दंत वर्ग में उच्चारण होता है। एक तो होता है त वर्ग, त वर्ग करने का मतलब है त, थ, द, ध और न। इसके अलावा ल और श भी इसी वर्ग में आते हैं। ओष्ठ ध्वनि में जो है कौन कौन आएंगे, ओष्ठ से जो ध्वनियां निकलती हैं उनमें आएगा प वर्ग। कौन सा वर्ग, प वर्ग आएगा, यानी प, फ, ब, भ और म। इसके अलावा इस वर्ग में आएंगे दो स्वर आएंगे उ और ऊ, ये आएंगे ओष्ठ में आएंगे। नाक, नासिका और मुख, यानी मुंह से जो ध्वनि निकलती हैं दोनों को मिलाकर उनमें आते हैं पंचमाक्षर, सभी पंचमाक्षर। हर वर्ण का पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु, ये किस में आ जाएंगे, नाक और मुख से उच्चारे जाते हैं। जैसे न, म, अड़, इया, ये पंचमाक्षर हो। अनुसार आहा और चंद्र बिंदु न के उच्चारण में आएंगे। कंठ और तालु के दोनों को मिलाकर अगर, कंठ और तालु दोनों अगर मिलाकर अगर बोले जाने वाले जो है वो है ए और ए। कंठ और ओष्ठ ध्वनि जो है, कंठ प्लस ओष्ठ मिलाकर जो बोला जाएगा वो कौन कौन से हैं, ओ और औ। जबकि दंत, दंत और ओष्ठ से मिलकर बनता है कौन कौन सा, दो है, सिर्फ एक है व। फिर ध्वनि कौन सी है, व ध्वनि। ध्यान दीजिएगा फिर से, क वर्ग में पूरा क वर्ग कंठ का है और अ, ह और विसर्ग। तालु में च वर्ग ई, य और श। मूर्धा में ट वर्ग री, र, श। दंत में त वर्ग ल, श। ओष्ठ में प वर्ग उ। नाक में और मुख से पंचमाक्षर, अनुस्वार और चंद्र बिंदु। कंठ और तालु से ए, कंठ और ओष्ठ से ओ, औ और दंत और ओष्ठ से
व ये ब नहीं है बल्कि क्या है, व। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां लिख लो आप, दंत और ओष्ठ से होता है व। ठीक, तो इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक, ये था आपका वर्ण विचार। ठीक, समझ में आया? फिर से रिवाइज करना, नोट्स टेलीग्राम में डाल रहा हूं। ठीक, ओके।